हर महज़ब समाज, कौम, मुमलकत व हुकूमत एक कानून के ताबे होते हैं। कानून क्यों जरूरी है? क्या कानून सबके लिए यकसा होता है या फिर इसके पैमाने अलग अलग होते हैं? हिंदुस्तान के कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या मौक़िफ़ है? क्या ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हैं? कई सवाल हैं जिसका जवाब देंगे माहिरीन कानून। देखिए प्रोग्राम कायदा और कानून, द लीगल अवेयरनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। OTV ने आपके लिए खासकर बुनियादी खबर करेंगे और ये प्रोग्राम कई एपिसोड पर मुश्तमिल होगा। तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए जिसका उन्वान दिया गया है कायदा कानून, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप न सिर्फ इस प्रोग्राम को देखेंगे बल्कि अपनी कीमती राय से भी हमें ममनून करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब से हमारी जो बातें हो रही हैं बिलखुसूस क़ानून और दस्तूर के मुख्तलिफ जो नुकात हैं। दस्तूर में जो बड़े यानी खतूत जो दिए गए हैं, जैसे एक तो ये कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और साथ में जस्टिस साहब से हम भी शेड्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। शहरी के बुनियादी हुकूक को सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे सकते हैं। इसियों को भी कुछ हुकूक हैं, लेकिन शहरियों को आज़ाद करने का हुक्म दे देता, और जो आर्डर उसको कैद में रखने का था या जेल में रखने का था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, उससे उसको रिहाई दिला दी जाती। ये बहुत अहम मौजू है। ये जहाँ तक बुनियादी हुकूक के बारे में, मज़हबी प्रैक्टिस करना, तबलीग करना, अपने मज़हब को फैलाना, ये तो बुनियादी हक़ है। हाँ, अब बाज़ गोशे इस तरीके के मुसलसिल ये बात कर रहे हैं कि कन्वर्शन को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो बुनियादी एक मिसाल बता रहा हूँ, तो ये जो बुनियादी हक़ है उसको क्या कलअदम कर सकती है सरकार? मेरे लिहाज से एक मिसाल है, आप कोई और भी कानून ले सकते हैं। हाँ, नहीं, मेरे लिहाज से तो ये बुनियादी कानून है, उसूल है कि हर शख्स अपने अक़ीदे और मज़हब पे अमल करने पे आज़ाद है, और उसके साथ साथ उसको प्रोपेगेट करने पर, उसकी तशहीर करने पर, उस दूसरों के उसके मफ़हूम को दूसरों पे वाज़े करने और उसको अपना हम ख्याल बनाने का भी पूरा उसको इख्तियार है। जी, अगर इसको कोई हुकूमत ख़त्म कर देना चाहती है, कोई मज़हब बदलने के लिए लालच पैसे का देकर या ओहदे का देकर, जी, या मजहबी तौर से या दुनियावी तौर से उसको डरा धमका के, जी, अगर उसका मज़हब बदल रहे हैं तो वो अमल
काबिल तनकीद है, उसको रोका जा सकता है कि वैसा नहीं। आपकी अपनी फ़िक्र और जहन के लिहाज से आप किसी चीज़ को देख के मुतासिर हो और उससे अपना मज़हब बदलें, इसकी खुली इजाज़त है। लेकिन आप किसी को पैसे दे के या उसको कोई ओहदा दे के या कोई जागीर दे के या इस किस्म की कोई चीज़, अगरचे कि अब जागीर का वजूद नहीं है, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ दे के उसको मज़हब तब्दील करने पे मजबूर करें या तरगीब दें, मजबूर ना भी करें बल्कि तरगीब दें, तो वो अमल गैर क़ानूनी है और गैर दस्तूरी है। और मजहबी आज़ादी का मतलब उस एक्सटेंट तक नहीं होता, यानी उतनी दूर तक नहीं जाता कि आपको आज़ादी उस वक्त तक है जब तक कि आप दूसरे के हुकूक में मदाखलत ना करें। यहाँ आपने इब्तिदा में बताया कि रियासतें और मरकज़ी सरकार अपने तौर पर क़वानीन अपने दायरे हदूद के अंदर उनके जो इख्तियारात दस्तूर में दिए गए बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई, जैसे इससे पहले 7 अब तो 9 ऐसे इलाके हैं जो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम आ गए हैं। यहाँ बाज़ जगह लेजिस्लेटर है, यानी वहाँ मुक़न्नना है, बाज़ जगह नहीं है। तो जहाँ मुक़न्नना नहीं है वहाँ क़ानून साज़ी का किसको इख्तियार है, और जो मुक़न्नना जहाँ है वो किसके ताबे है? जहाँ पर के मुक़न्नना मौजूद है, स्टेट्स, फुल स्टेट नहीं, मैं यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब दोनों मिलाए ना। हाँ। जहाँ तक के फुल स्टेट्स का है उसमें पूरी तरह मजाज असम्बली है जी। अगर असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया या मुअल्लक़ कर दिया गया और प्रेसिडेंट रूल क़ायम किया गया जी, तो फिर गवर्नर को इख्तियार रहता जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बात अहम जो गौर करने की है, याद रखने की है, वो ये है कि जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट को असेंबली डिज़ोल्व करके प्रेसिडेंट रूल क़ायम करते हैं, उस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल क़ायम नहीं कर सकते। हाँ। इसकी क्या फिलॉसफी है, इसके पीछे क्या? उसके पीछे ये है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती। फिर उसकी वजह बुनियादी ये है कि जो डेमोक्रेसी उथल है, जमहूरियत बर्खास्त हो जाती, फिर एक आदमी पूरी तरह मजाद हो जाता। लेकिन स्टेट में करने से चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बाकी रहती है जो इसको वॉच कर सकती है, उसको सही कर सकती है, तो फिर वो सूरत में डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक आर्जी तौर से कुछ चंद हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। जो मेरा बुनियादी ये सवाल था कि ये मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, हाँ, वो भी हमारी जमहूरियत का हिस्सा हैं। हाँ, इन इलाक़ों को मुख्तलिफ इंतज़ामी सूरत हाल या किसी और उन्वान से उनको मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लिया गया था। हाँ। तो यहाँ जो मुक़न्नना का जो रोल है, रजिस्ट्रेशन का जो रोल है, वो किस तरह अंजाम पाता है? कानून साज़ी किस तरह? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात बहुत रहते हैं। हाँ, जो के सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हैं जी, जो इलाके एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, तो वो जो है मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार में रहते हैं। लेकिन मैं इस पे आपको बाद में बताऊंगा। एक और चीज़, आप चूँकि आपने एक अच्छा मौजू हम पे रोशनी डाली है रियासत और मरकज़ के ताल्लुक़ात के बारे में। जैसा कि इससे पहले महाराष्ट्र में 2-3 बिल्स की मिसाल देना चाहता हूँ। एक तो वो गाय पर इम्तना से मुताल्लिक़ था, वो अलग बिल। दूसरा रिजर्वेशन के बारे में एक बिल था, तो वो उस बिल को वो के वहाँ की लेजिस्लेशन ने पास किया था, लेकिन सदर जमहूरिया से कंसर्न के बाद उसको अमल किया गया। क्या बाज़ ऐसे क़वानीन हैं जो वहाँ के सदर जमहूरिया से कंसर्न मिल के लेना पड़ता है, या फिर बाज़ ऐसे हैं कि जो गवर्नर में मुख्तलिफ तहजीबी चीज़ें जैसा कि ट्राइबल बेल्ट है, फलां है, ये इनके जो हुकूक़ होते हैं, इनके जो हैं बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क़बायली रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो भी चीज़ें वो क़ानून के दायरे इख्तियार में हैं या फिर उनको उसमें कुछ छूट दी जाती है? ऐसा यह है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है दस्तूर में। अच्छा, हाँ। उसके लिहाज से उनको अपने क़वानीन यानी
پارلیمنٹ کے اور اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قوانین اس پہ لاگو نہیں ہوتے. ان کو اپنی مرضی اور اپنے رسوم و روایات کے لحاظ سے جینے کا حق رہتا. یہ تو آپ واضح ہے کہ آپ نے ابتدا سے یہ بات کہی ہے کہ دستور ہمارا بہت فلیکسیبل ہے. اس میں تمام طبقات کو ان کے مطابق، یعنی ان کے جو بھی پرسنل لاز ہیں یا قبائلی قانون ہیں یا مسلم پرسنل لا یا ہندو ایکٹ کے لحاظ سے، ایسے میں جیسا کہ ایک موضوع ہے کہ ایک ملک ایک قانون ہونا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے کئی بار یہ چیزیں آتی رہی ہیں. تو کیا ہمارا دستور کا جو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک اسٹرکچر ہے، وہ اسٹرکچر اس کے مطابق اس میں تبدیل ہو سکتا ہے یا بالکل ایک ریجڈ ہے؟ یہ دیکھیے، ایک ملک ایک قانون یہ ایک سلوگن ہے. جی. اس واسطے کہ ایک اسٹیٹ ایک عنوان پہ ایک قانون بناتی، دوسرا اسٹیٹ دوسرے عنوان پہ دوسرا قانون بناتی، جی. تو آپ کس طرح ایک یونیفارم بولائیں گے؟ یونیفارم سول کوڈ تو بول رہے ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن چونکہ جتنے اسٹیٹ لسٹ میں ہیں اور جو سینٹرل لسٹ میں ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے قوانین بنانے کی آزادی ہے. تو اب کیسے ان کا حقوق، تو فیڈرلزم ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، تو یہ جو ہے فیڈرلزم کے اوپر بڑا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر ایک اسٹیٹ کو اپنے لحاظ سے قوانین بنانے کا جو اختیار دستور نے دیا ہے وہ فیڈرل ڈھانچہ ہے. جہاں تک اب دیکھیے، جیسا آپ نے ایک حوالہ دیا کہ ہمارے قانون ہمارے شہریوں کے لیے تو ہیں لیکن غیر شہریوں کے لیے بھی ہیں. اس کی کیا صلاحیت ہے؟ نہیں، بعض قوانین ایسا فنڈامنٹل رائٹ جیسے بعض کے ہیں، جیسا لائف اینڈ لبرٹی ہے. اچھا جی. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم الگ بات کریں گے تو بہتر رہے گا. اچھا ٹھیک. لیکن پھر وقت سمجھنے کے لیے ایک لائف اینڈ لبرٹی ہے، تو لائف اینڈ لبرٹی سٹیزنز کے لیے بھی ہے، فارنر کے لیے بھی ہے. اس کے پیرامیٹرز الگ ہوں لیکن اس کو بھی تو اپنی زندگی کا حق ہے.